नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। मेरा नाम है विकास सिंह जाट और मैं स्वागत करता हूं आपका न्यू अतुल्य एकेडमी इंदौर के प्लेटफॉर्म पर। एमपी टेट अप्रैल माह में होने वाली खेल शिक्षक पात्रता परीक्षा, जिसमें हमारी माध्यमिक शिक्षक मंडल में लगभग 19 यूनिट दी गई हैं। हॉकी के पार्ट 1 और पार्ट 2 बनाने के बाद आपको काफ़ी अच्छी वीडियो लगी होगी। जिन जिन लोगों ने वो वीडियो देखी और जिन लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी, कृपया करके वो वीडियो देखें। आपको हॉकी के एक नियम आपको समझ में आ जाएंगे। और जैसा कि मैंने बताया था आपको, हम यूनिट फर्स्ट से ही स्टार्ट करेंगे और लेकिन एक व्यवस्थित रूप से पूरी यूनिटों को बनाया है कि पूरी यूनिट को किस तरीके से पढ़ना है। तो उसके आधार पर आज हम पहली यूनिट पूरी कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे। और टाइम कम है, इसलिए हम थोड़ा जल्दी भी करेंगे और इतनी जल्दबाजी भी ना हो कि समझ में ना आए। ठीक है, तो आज की क्लास हम शुरू करते हैं यूनिट फर्स्ट से। यूनिट फर्स्ट में आज हम शारीरिक शिक्षा का अर्थ, परिभाषाएं, लक्ष्य, उद्देश्य, इनके बारे में जानेंगे। आज हम जो पढ़ने वाले हैं, आज हम जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हम एक शारीरिक शिक्षा का अर्थ यूनिट फर्स्ट में। इतने सारे टॉपिक आज हम कंप्लीट करने वाले हैं। शारीरिक शिक्षा का अर्थ, शारीरिक शिक्षा के उद्देश्य, शारीरिक शिक्षा के लक्ष्य क्या हैं, शारीरिक शिक्षा का क्षेत्र, शारीरिक शिक्षा का क्षेत्र किस किस क्षेत्र में शारीरिक शिक्षा का उपयोग है, और वर्तमान परिदृश्य में शारीरिक शिक्षा का महत्व क्या है, शारीरिक शिक्षा एवं सामान्य शिक्षा के मध्य संबंध, जो आपको यूनिट फर्स्ट में व्यापम के सिलेबस के आधार पर जो बताया गया है, ऊपर लिखा हुआ है उसमें शारीरिक शिक्षा का इतिहास। तो उस इतिहास वाली लाइन को मैंने काट दिया है, उसकी जगह ये सारे टॉपिक आपके ले लिए मैंने। ठीक है, जो शारीरिक शिक्षा का इतिहास वो हम यूनिट 2 में पढ़ेंगे, जिसमें उन्नति एवं विकास की बात की गई है। ठीक है, तो आज हम यूनिट फर्स्ट में, या हमारी एक यूनिट फर्स्ट बनाई है मैंने, तो इसके आधार पर हम पूरे टॉपिक आपके कंप्लीट हो जाएंगे। यूनिट फर्स्ट में जितने भी आपको दिए गए, केवल ऊपर जो एक लाइन दी गई ना, शारीरिक शिक्षा का इतिहास, उसको हम यूनिट 2 में पढ़ने का प्रयास करेंगे। तो शारीरिक शिक्षा के अर्थ से हम शुरुआत करते हैं दोस्तों। शारीरिक शिक्षा का जो अर्थ होता है, शारीरिक शिक्षा दो शब्दों से मिलकर बनी है। शारीरिक शिक्षा दो शब्दों से मिलकर बनी है, एक शारीरिक प्लस शिक्षा, शारीरिक प्लस शिक्षा। ये शारीरिक शिक्षा दो शब्दों से मिलकर बना है, एक शारीरिक प्लस शिक्षा, जिसमें शारीरिक का अर्थ होता है दोस्तों शरीर के द्वारा गतिविधि करना, शरीर के द्वारा गतिविधि करना शारीरिक। और शिक्षा का मतलब होता है किसी विषय वस्तु को एक क्रमबद्ध तरीके से सीखना, किसी भी वस्तु को एक क्रमबद्ध तरीके से सीखना। ठीक है, ये शिक्षा का अर्थ होता है। जब हम दोनों को मिला देंगे शारीरिक प्लस शिक्षा, यानी कि शारीरिक विधियों को एक क्रमबद्ध तरीके से सीखना, ये हमारा शारीरिक शिक्षा का अर्थ हो गया। सिंपल, अगर शारीरिक का अर्थ शारीरिक गतिविधि करना है और शिक्षा का अर्थ किसी विषय वस्तु को कोई सी हो सकती है। ठीक है, तो विषय वस्तु हमारे यहाँ पर क्या है, गतिविधि, शारीरिक गतिविधि हमारी विषय वस्तु है। तो उसी शारीरिक गतिविधि को हम एक क्रमबद्ध तरीके से सीख रहे हैं, तो उसी को क्या बोलेंगे दोस्तों, हम शारीरिक शिक्षा। ठीक है, जैसे शारीरिक का आशय, बालक या व्यक्ति द्वारा शारीरिक गतिविधि करना, यह तो हो गया शारीरिक का आशय। शिक्षा का आशय, किसी विषय वस्तु को क्रमबद्ध तरीके से सीखना, किसी विषय वस्तु। शारीरिक प्लस शिक्षा, शारीरिक गतिविधियों के माध्यम से क्रमबद्ध शिक्षा देना, यानी कि वही मैंने आपको बताया, हमारा विषय क्या है, शारीरिक गतिविधि। हमारा विषय क्या है, शारीरिक गतिविधि, तो क्रमबद्ध शिक्षा देना। शारीरिक गतिविधियों के द्वारा शारीरिक शिक्षा दी जाती है, किंतु जिन शारीरिक गतिविधियों का उपयोग शारीरिक शिक्षा के अंतर्गत किया जा रहा है, वे क्रिया उद्देश्यपूर्ण या सार्थक होना चाहिए। मतलब इसका अर्थ ये है दोस्तों, हम जो भी कोई शारीरिक गतिविधि कर रहे हैं, उसका एक मतलब कि उद्देश्य होना चाहिए, उसका एक अर्थ सार्थक होना चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं कि शारीरिक गतिविधि का मतलब कि कुर्सी उठा के उधर रख दिया, एक टेबल उठा कर, तो वो शारीरिक गतिविधि नहीं, एक उद्देश्य होना चाहिए, उसका एक सार्थक अर्थ होना चाहिए उस चीज का। ठीक है, तो उस टाइप की एक शारीरिक गतिविधियों की यहां पर बात की गई है। नेक्स्ट है दोस्तों हमारा शारीरिक शिक्षा के लक्ष्य एवं उद्देश्य। लक्ष्य और उद्देश्यों में कुछ लोगों का मानना ही हो जाता है लक्ष्य भी एक ही है और उद्देश्य भी एक ही है शारीरिक शिक्षा के, लेकिन ऐसा नहीं है। लक्ष्य और उद्देश्य दोनों अलग अलग हैं। लक्ष्य का मतलब यहाँ पर सर्वांगीण विकास हो जाता है, व्यक्ति के सर्वांगीण विकास हो जाता है लक्ष्य का। और उद्देश्य का मतलब होता है कि लक्ष्य प्राप्ति के अंतिम बिंदु तक जो भी क्रिया हम कर रहे हैं, जो भी गतिविधियां या जो भी प्रयास हम कर रहे हैं,
वो सभी उद्देश्य के अंतर्गत आते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपको यहां दिल्ली से मुंबई जाना है, ठीक है। तो इसके बीच में जो भी जगह आ रही हैं, पहला हमारा उद्देश्य क्या रहेगा, पहला हमारा उद्देश्य फर्स्ट स्टॉप रहेगा, फिर हमारा उद्देश्य दूसरा स्टॉप रहेगा। और जब तक आप इस लक्ष्य पे नहीं पहुंच जाओगे, जब तक आप इस लक्ष्य पे नहीं पहुंच जाओगे, तब तक का लास्ट बिंदु भी आपका उद्देश्य रहेगा कि मैं काश उस उद्देश्य वहां तक पहुंच जाऊं, मैं वहां तक फिर उसके आगे तक पहुंच जाऊं। आप इसे उद्देश्य बनाते हुए आगे बढ़ोगे। तो इस तरीके से अगर हम कह सकते हैं कि लक्ष्य प्राप्ति का अंतिम बिंदु, लक्ष्य प्राप्ति का अंतिम बिंदु क्या होता है, उद्देश्य, ठीक है। या फिर शारीरिक शिक्षा का लक्ष्य व्यक्ति के संपूर्ण व्यक्तित्व का विकास है। यह तो है दोस्तों लक्ष्य। अगर परीक्षा में पूछा जाए, अगर पूछा जाए कि शारीरिक शिक्षा का लक्ष्य क्या है, तो आपका आंसर यही होना चाहिए, व्यक्ति का संपूर्ण विकास। और अगर उद्देश्य पूछा जाए तो उद्देश्य आपको होना चाहिए शारीरिक गतिविधि करना। उद्देश्य क्या होना चाहिए आपका, शारीरिक गतिविधि करना। लक्ष्य प्राप्ति के पहले किए जाने वाले सभी प्रयास उद्देश्य कहलाते हैं। लक्ष्य प्राप्ति के पहले किए जाने वाले सभी प्रयास उद्देश्य कहलाते हैं। यानी कि या इसको इस तरीके से बोल सकते हैं जैसे मैंने आपको समझाया कि लक्ष्य प्राप्ति का अंतिम बिंदु, लक्ष्य प्राप्ति का अंतिम बिंदु ही उद्देश्य कहलाता है, ठीक है। अब इसके बाद दोस्तों हम पढ़ेंगे इसमें शारीरिक शिक्षा के उद्देश्य क्या क्या हैं। सबसे पहले हम शारीरिक शिक्षा के उद्देश्यों के बारे में जानेंगे। ये एक थ्योरिकल पार्ट है दोस्तों। शारीरिक शिक्षा जब हम इसका पढ़ रहे हैं तो इसमें टेक्निकल और थ्योरिकल दोनों पार्ट दिए गए हैं, तो ज्यादा समझने वाली बातें नहीं, अगर आप एक बार पढ़ोगे उसमें भी आपको याद हो जाएंगी, ऐसी कोई विशिष्ट बातें नहीं है। तो इसमें शारीरिक शिक्षा के निम्न उद्देश्य दिए गए हैं। शारीरिक शिक्षा द्वारा सुडौल व्यक्तित्व का विकास होता है, ये आप लोगों को पता है। जब आप कोई भी शारीरिक गतिविधि करते हो तो उसके द्वारा एक सुडौल व्यक्तित्व का विकास भी होता है। रोगों से मुक्ति प्राप्त करना, नियमित रूप से व्यायाम और खेल को बढ़ावा देना। शारीरिक शिक्षा के एक मुख्य उद्देश्य यह भी है कि व्यक्ति नियमित रूप से खेलों के प्रति आए, व्यायाम करें, ठीक है। खेलों को बढ़ावा दिया जा रहा है शारीरिक शिक्षा के माध्यम से। बालक की मानसिक चिंता व दबाव को दूर करना, स्वास्थ्य में निरंतर सुधार करना। जैसे कि आपको पता है योगा या किसी भी व्यायाम करने से हमारे काफी स्वास्थ्य में सुधार आता है, तो ये भी एक हमारा उद्देश्य है। सभी प्रकार के गुणों का विकास करना, यहां पर सभी प्रकार के गुणों के विकास करने से मतलब है मानसिक, भावनात्मक, संवेदनात्मक, इस टाइप के मतलब जितने भी गुण है व्यक्ति के, उन उद्देश्यों की पूर्ति करता हुआ ये जाता है, फिर जब जाके ये आगे लक्ष्य की प्राप्ति करता है, ठीक है। तो सभी प्रकार के गुण व्यक्ति में होना चाहिए। कार्य कुशलता का विकास करना, शारीरिक शिक्षा में प्रदर्शन के प्रयत्न करना, यह भी एक हमारा उद्देश्य है। बालकों के अतिरिक्त शक्ति को बाहर निकालने का प्रयत्न करना। कोई व्यक्ति मतलब आपने वो देखा होगा ना, गुमसुम सा बैठा रहता है, उस टाइप का बालक है, लेकिन अगर उसको अपन कोई मनोरंजन क्रिया दे, यानी कि शारीरिक शिक्षा में एक मनोरंजन भी होता है, ठीक है। तो अगर मनोरंजन जैसी क्रियाएं भी अगर हम उसको करवाएं, जो गुमसुम बैठा हुआ बालक भी उठकर खड़ा हो जाएगा और मनोरंजन जैसी क्रियाएं करने लगेगा, यानी कि एक शारीरिक गतिविधि करने लगेगा। तो ये हमारे कुछ मुख्य उद्देश्य थे, और इन्हीं के लिए शारीरिक शिक्षा के संबंध में निम्न विद्वानों ने शारीरिक शिक्षा के उद्देश्य की निम्न परिभाषाएं दी हैं। शारीरिक शिक्षा के उद्देश्य को समझाते हुए, वैसे तो ये हमारी परिभाषा नहीं शारीरिक शिक्षा के अर्थ को समझाती हैं, ये हमारी वो परिभाषाएं जो शारीरिक शिक्षा के उद्देश्यों को समझाती हैं, ठीक है। तो इसमें जेफ विलियम्स साहब की एक ने जो बोला है वो है, शारीरिक शिक्षा का उद्देश्य एक कुशल नेतृत्व का पर्याप्त सुविधाएं उपलब्ध कराना है, जो व्यक्ति या समूह को उन स्थितियों का सामना करने का अवसर प्रदान करते हुए शारीरिक शिक्षा रूप से हितकारी, मानसिक उत्तेजना एवं संतुष्ट इसको काट दीजिए, संतुष्ट शारीरिक रूप से हितकारी, मानसिक उत्तेजना एवं, ये डबल बार रिपीट हो गया दोस्तों यहाँ पर। तो शारीरिक शिक्षा का उद्देश्य कुशल नेतृत्व व पर्याप्त सुविधा उपलब्ध कराना है, जो व्यक्ति या समूह को उन स्थितियों का सामना करने का अवसर प्रदान करती है जो शारीरिक रूप से हितकारी, मानसिक, ये यहां पर प्रिंट ज्यादा हो चुका है, जो शारीरिक रूप से हितकारी, मानसिक उत्तेजना एवं संतुष्टि और सामाजिक हित वाली होती है।
इसी तरीके से थॉमस वुड ने शारीरिक शिक्षा भी उतना ही व्यापक उद्देश्य लिए हुए जितना कि शिक्षा स्वयं के लिए होती है और उतनी मानव जीवन के लिए उत्कृष्ट एवं प्रेरक होती है। ये मैंने कुछ दो चार परिभाषाएं लिए दोस्तों आपको समझाने के लिए। बाकी इनकी परिभाषाओं को किस तरीके से याद करना, इसका एक तरीका, इतनी बड़ी बड़ी परिभाषाएं आप लोग याद नहीं कर सकते हो, मुझे पता है। मैं क्या, कोई भी व्यक्ति नहीं कर सकता। लगभग शारीरिक शिक्षा में हमें 300 से 400 परिभाषाएं दी गई हैं। 300 से 400 परिभाषाएं दी गई हैं। कुछ परिभाषाएं उद्देश्य को लेकर, कुछ लक्ष्य को लेकर, कुछ अर्थ को लेकर, तो अलग अलग तरीके की परिभाषाएं हैं। तो उन सभी परिभाषाओं को याद करने के लिए एक मैं आपको सारणी दूंगा और उनका बिल्कुल एक शॉर्ट फॉर्म बताऊंगा, तो उस तरीके से आप उनको याद कर सकते हो, ठीक है। बाकी एक आपको समझाने के लिए मैं इन परिभाषाओं को लाया हूं। निक्सन तथा क्रोजन ने भी परिभाषा दी तथा बुक एवं बार्क ने भी परिभाषाएं इसकी दी हैं। इसकी जो पीडीएफ है वो भी आपको उपलब्ध करवा दी जाएगी। शारीरिक शिक्षा के लक्ष्यों को विभिन्न विद्वानों ने अपने शब्दों में परिभाषित किया है। वो हमने बात करी थी दोस्तों किसकी, उद्देश्यों की। उद्देश्यों को विभिन्न विद्वानों ने किस परिभाषा में बताया और इसी तरीके से लक्ष्यों को किस तरीके से विद्वानों ने बताया है। तो उद्देश्यों के लिए तो ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं आता एग्जाम में, लेकिन और लक्ष्य जो हमारे यूनिट में दिया नहीं गया है, लेकिन मैंने इसको जानबूझकर ऐड किया है क्योंकि ये व्यापम है। उद्देश्य बताकर लक्ष्य पूछने वाला व्यक्ति है ये, ठीक है। तो इसको मैंने लक्ष्य भी आपके लिए ले आया हूं, जिसमें 1948 में जीबी नेस ने, और पुस्तकों के नाम भी मैं साथ में आपको बता रहा हूं, इन्होंने किस वैज्ञानिक ने कौन सी पुस्तक लिखी थी। 1948 में जीबी नेस ने एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम है कैरेक्टर्स एजुकेशन थ्रू फिजिकल एजुकेशन। इसमें इन्होंने शारीरिक शिक्षक द्वारा चरित्र का निर्माण किस तरीके से होता है। शारीरिक शिक्षक के द्वारा, जब आप शारीरिक शिक्षक बनोगे तो उसके द्वारा आपके साथ पढ़ने वाले स्टूडेंट जो भी हैं उनके चरित्र का निर्माण किस तरीके से होगा, तो उसके बारे में इस पुस्तक में बताया गया है। जीबी नेस ने 4 विकासात्मक लक्ष्यों को बताया था। अब शारीरिक शिक्षा के लक्ष्यों को देते हुए अलग अलग वैज्ञानिकों ने, उद्देश्य तो क्या एक जैसे हैं, लेकिन लक्ष्यों को क्या अलग अलग वैज्ञानिकों ने अलग अलग तरीके से बताया गया है, ठीक है। जिस तरीके से जेबी नेस ने चार प्रकार के विकासात्मक लक्ष्य बताए। एक अंगीय विकास, भावनात्मक विकास, पेशी तंत्र न्यूरोमांसपेशी और प्रतिपादनात्मक व्याख्यानात्मक विकास। तो ये हमारे जीबी नेस ने बताए थे। बाकी इसी तरीके से चार्ल्स से बूचर ने एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम है फाउंडेशन ऑफ फिजिकल एजुकेशन। इन्होंने भी 4 तरीके के लक्ष्य बताए, शारीरिक विकास, मानसिक विकास, गामक विकास, मानवीय विकास। 1880 में डूडले सार्जेंट ने एक पुस्तक लिखी जिसका नाम फिजिकल एजुकेशन स्कॉलर सिलेक्ट, और इन्होंने भी 4 लक्ष्य बताए, स्वास्थ्यकर विकास, मनोरंजनात्मक विकास, शिक्षाप्रद विकास, उपचारात्मक विकास। अब इनमें से क्वेश्चन किस तरीके से बनते हैं दोस्तों, ये क्वेश्चन के लिए मैं कल आपके लिए क्लास लेकर आऊंगा, और आपको ऐसा लग रहा है ये फालतू चीजें हैं या कुछ भी है, इनमें से क्वेश्चन आते हैं दोस्तों, ठीक है। और इन पुस्तकों के नाम भी आते हैं। इनके किस तरीके से क्वेश्चन आया ओल्ड पेपरों में किसी भी एग्जाम में, अगर किसी भी पीटीआई एग्जाम में इनमें से क्वेश्चन बने, वो जरूर मैं आपको कल लाने का प्रयास करूंगा। ब्लूम एवं क्रथवोल ने पुस्तक लिखी थी टेक्सोनॉमी ऑफ एजुकेशन ऑब्जेक्टिव्स। इन्होंने 3 तरीके के विकास के बारे में बताया, संज्ञानात्मक विकास, भावनात्मक विकास और मनोप्रेरक विकास। हेगमैन एंड ब्राउन हिल ने बताया ज्ञान में वृद्धि का विकास, स्वास्थ्य में वृद्धि, अभियोग्यता में वृद्धि, गामक कौशलता में वृद्धि, गामक कौशलता में वृद्धि, गामक कौशलता, गामक कौशलता में वृद्धि। जिसके बाद लास्की ने शारीरिक पक्ष वाला बताया, इसको सामाजिक पक्ष वाला बताया, भौतिक पक्ष वाला बताया। लास्की ने जो शारीरिक शिक्षा के लक्ष्यों को शारीरिक पक्ष वाला, सामाजिक पक्ष वाला, बौद्धिक पक्ष वाला, भावनात्मक पक्ष वाला, व्याख्यानात्मक पक्ष वाला। इसी तरीके से हेरी क्रो एवं बक ने इसे अच्छी आदतों का निर्माण बताया, इन लक्ष्य को, शारीरिक शिक्षा के लक्ष्य को अच्छी आदतों का निर्माण बताया। उचित खेल क्षमता का विकास बताया, शारीरिक अंगीय विकास, चारित्रिक विकास एवं सामाजिक विकास, न्यूरोमांसपेशी विकास। अगर इन सब वैज्ञानिकों को अपन लगभग बातों को मिलाने की कोशिश करें तो सब लोगों का एक ही उद्देश्य वो निकलता है, व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास। यानी कि इसका लक्ष्य क्या है, व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास। ओवरट्यूफर ने 2 तरीके के बताए दोस्तों, एक तत्कालिक उद्देश्य और दूसरा दीर्घकालिक उद्देश्य।
दीर्घकालिक तत्कालिक उद्देश्य यानी कि जिनमें क्रियाओं में दक्षता हो, जैविक उपयोगिता बताई गई है इसमें। और दीर्घकालिक उद्देश्य में मनोवैज्ञानिक की विशिष्टताएं, मनोवैज्ञानिक की विशिष्टताएं या विशेषताएं एवं सामाजिक नियंत्रण किस तरीके से हो उसके लिए इसके लक्ष्य बताएं। बाकी शारीरिक शिक्षा का क्षेत्र, अगला जो हमारा टॉपिक है दोस्तों, आज मैं इसलिए जल्दी चल रहा हूं क्योंकि आपको लग रहा हो थोड़ा फास्ट भी, क्योंकि एक थोरिकल क्लास है आज अपनी एक। बाकी इसमें याद करने योग्य ज्यादा चीजें नहीं है, आप एक दो बार पढ़ोगे इतने में आपको ये चीजें याद हो जाएंगी। ठीक है, शारीरिक शिक्षा का क्षेत्र। अब शारीरिक शिक्षा के क्षेत्र से आशा है क्या दोस्तों कि आप मान लीजिए आपने मान लीजिए कल से इंजीनियरिंग की या बीए किया, बीकॉम किया, जो भी आपने डिग्री ली है, ठीक है, या फिर आप उस डिग्री को लेने के बाद मान लीजिए आपने एमबीबीएस ही किया है, ठीक है, अब एक आप अच्छे डॉक्टर बन गए हो, तो आप हड्डी विशेषज्ञ बन गए हो मान लीजिए, ठीक है। हड्डी विशेषज्ञ बनने के बाद जरूरी ये नहीं कि आप एक क्लिनिक खोलकर बैठो, ठीक है, आप एक क्लिनिक खोलकर बैठो, आप हड्डियों के बारे में अलग अलग स्कूल में जाकर या किसी संस्था में जाकर आप उसके बारे में बता भी सकते हो, ठीक है। आप किसी स्कूल में या किसी कॉलेज में आप एक टीचर के रूप में भी कार्य कर सकते हो, ठीक है। तो उसी तरीके से मेरा बोलने का प्रयास है कि जब हम शारीरिक शिक्षा का ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं तो इसको ज्ञान प्राप्त करने के बाद हम किस किस क्षेत्र में इसका महत्व या इसकी उपयोगिता को अपना सकते हैं, तो उसी के बारे में इसमें बात की गई है। तो शारीरिक शिक्षा का क्षेत्र बहुत व्यापक है, कुछ मुख्य क्षेत्रों के बारे में हम चर्चा करेंगे। वैसे तो काफी व्यापक क्षेत्र है, लेकिन हम कुछ मुख्य क्षेत्रों के बातें करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों शारीरिक गतिविधियों का क्षेत्र। शारीरिक गतिविधियों का क्षेत्र से मतलब है जैसे कि आप किसी भी खेल को खेल रहे हो, ओलंपिक मान लीजिए, ओलंपिक में भी अगर आप जाओगे शारीरिक गतिविधियां आपके लिए जरूरी है। सामाजिक कार्यक्रम का क्षेत्र, सामाजिक कार्यक्रम के क्षेत्र से मतलब है दोस्तों इसमें आप किसी भी तरीके का जैसे कि आयोजन कर रहे हो, तो आयोजन आप खुद के लिए नहीं कर रहे हो, वो आयोजन आप एक पब्लिक के लिए कर रहे हो, सामाजिक तौर पर आप एक वो आयोजन कर रहे हो। आपने बोला कि एक क्रिकेट का मैं आयोजन कर रहा हूं, या आपने किसी क्लब बनाया है, तो वो आपने खुद के लिए नहीं बनाया, वो आपने एक सामाजिक तौर पर बनाया है, ठीक है। मनोरंजक एवं साहसिक गतिविधियां, यहाँ पर मनोरंजक एवं साहसिक गतिविधियों से आशा ये है, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि शारीरिक शिक्षा और मनोरंजन क्रिया, ठीक है, ये एक ही पार्ट है। मतलब में मनोरंजन मतलब एक शारीरिक गतिविधियों के या शारीरिक शिक्षा के अंतर्गत आने वाला एक पार्ट है मनोरंजन क्रियाएं। तो मनोरंजन क्रिया हम मनोरंजन किस किस चीजों से हो सकता है हमारा, लोक नृत्य हो गया, लोकगीत हो गए, ठीक है, या हम कहीं पर टूर पर जा रहे हैं, ठीक है, इस टाइप की गतिविधियां जो है मनोरंजन के हिसाब से आप करते हो। कैरियर संबंधित क्षेत्र, कैरियर संबंधित क्षेत्र, आप पीटीआई की तैयारी कर रहे हो, आगे चलकर आप एक खेल शिक्षक बनोगे, आप आगे चलकर एक खेल कोच बनोगे, आप ये एक योग प्रशिक्षक बनोगे, ठीक है। तो इस तरीके से कैरियर संबंधित क्षेत्र भी हम शारीरिक शिक्षा में देखने को हमको मिलता है। शैक्षिक ज्ञान क्षेत्र, शैक्षिक ज्ञान क्षेत्र में आप कोई एनजीओ की स्थापना कर लीजिए, किसी संस्था की स्थापना कर लीजिए, ठीक है, तो उसमें भी आप विद्यार्थियों को पढ़ा सकते हो। लेकिन शारीरिक गतिविधियों के क्षेत्र, इसमें हमको दोस्तों 3 तरीके के क्षेत्र बताए हैं। शारीरिक गतिविधियों का क्षेत्र, इस क्षेत्र को हम 3 भागों में बांट के समझ सकते हैं। अब इसमें 3 भाग कौन कौन से होते हैं? खेलकूद का क्षेत्र, जो मैंने आपको बताया, ओलंपिक वगैरह में आप इस तरीके के मतलब ट्राई कर सकते हो, कोई सा भी खेल खेलने के लिए आप ट्राई कर सकते हो। व्यायाम का चिकित्सा के रूप में क्षेत्र, व्यायाम एवं चिकित्सा के रूप में क्षेत्र भी इसका होता है। आपने देखा होगा कि एक अगर वाकई में एक जिसने अच्छी ट्रेनिंग ली है खेलकूद की एक अच्छी ट्रेनिंग ली है किसी व्यक्ति ने, शारीरिक गतिविधियों के बारे में जो अच्छे से जानता है, वो छोटी मोटी मोच, ठीक है, जब हम कोई भी खेल खेलते हैं तो छोटी मोटी मोच वगैरह या कोई सी हड्डी सरक जाती है तो वो खिलाड़ी उस चोट को स्वयं ही ठीक कर देता है दूसरे खिलाड़ी की, ठीक है, दूसरे खिलाड़ी की स्वयं ही ठीक कर देता है। शारीरिक क्रिया का क्षेत्र, तो इसमें दोस्तों खेलकूद क्षेत्र है, उसके बारे में अगर हम चर्चा करें तो खेलकूद में जो सबसे पहले जो आता है वो आता है स्पोर्ट्स। यहां पर स्पोर्ट्स का मतलब दोस्तों, अब स्पोर्ट्स और गेम, ये दोनों शब्द में भी बड़ी समस्या रहती है लोगों को कि स्पोर्ट्स क्या होते हैं और साहब गेम क्या होते हैं। तो स्पोर्ट्स होते हैं किसी दो व्यक्ति के बीच में कंपटीशन करना, ठीक है, कॉम्पिटिटिव करना, ठीक है, जैसे कि 100 मीटर की दौड़, ठीक है,
और गेम क्या होते हैं? उसी स्पोर्ट्स को नियमों के अनुसार खेलना, उसी स्पोर्ट्स को नियमों के हिसाब से खेलना। ठीक है, तो ये हो जाते हैं दोस्तों हमारे गेम। स्पोर्ट्स क्यों? बिना मतलब कि बिना नियमों के, जैसे कि 100 मीटर दौड़, आपने बोला कि चल भाई आजा अपन रेस लगाते हैं, और दूसरा भाई ने बोला चल भाई ठीक है लगाते हैं। अपन बचपन में खेलते थे, उस खंबे को हाथ लगाकर भाग कर आना है, और अपन जाते थे, कोई नियम नहीं रहता था। ठीक है, कि तू उस लाइन से दौड़ा, मैं इधर से दौड़ा हूं। एक एक लड़का सड़क के उस किनारे से दौड़ता था, एक बीच में से दौड़ जाता था, तो कोई नियम नहीं था। एक स्पोर्ट्स खेलते थे, जैसे कि हम पुराने जमाने में देखते थे कि स्पोर्ट्स में, ये हम सब हमारे स्पोर्ट्स आए कहाँ से? पुराने जमाने से आए, मतलब कहने का मतलब ये मेरा, जब पहले शिकार करने के लिए तीर वगैरह चलाया करते थे। ठीक है, तो इस टाइप की गतिविधियां स्पोर्ट्स के अंदर आ जाती है, और अगर उन्हीं चीजों को नियम के तहत खेला जाए तो वो हमारे गेम बन जाते हैं। व्यक्तिगत खेल स्पर्धा यानी कि किसी एक व्यक्ति के द्वारा खेली जाने वाली स्पर्धाएं। ठीक है, मतलब एक व्यक्ति का मतलब कि एक में, एक सामने वाला, कोई दूसरा व्यक्ति। ठीक है। दलीय खेल स्पर्धाएं तो आप अच्छे से जानते ही हैं, जो टीम के साथ खेली जाती हैं। चक्रीय खेल कौन से होते हैं दोस्तों? चक्रीय खेल में आपका एक साइकिलिंग आ जाएगी, साइकिलिंग, तैराकी, यानी चक्री, यानी कि आप एक ही चक्र में, जब आप तैराकी कर रहे हो तो आप एक जैसे ही हाथ चला रहे हो, साइकिलिंग कर रहे हो तो आप पेडल मार रहे हो, यानी कि चक्रीय व्यवस्था हो रही है, तो चक्रीय खेल होते हैं। अचक्रीय खेल कौन से होते हैं? अचक्रीय खेल जैसे कि तलवारबाजी। ठीक है, अचक्रीय खेल यानी तलवारबाजी, लिख लीजिए। द्वंद्वात्मक क्रिया कौन सी होती है? कुश्ती, बॉक्सिंग। ठीक है, ये तो आपको पता ही है। तालबद्ध क्रियाएं, ये होती है डंबल। बचपन में 26 जनवरी, 15 अगस्त पर आप अपने स्कूलों में देखते होंगे, है ना, स्कूल की गर्ल्स जो भी रहती थी ये क्रियाओं की प्रैक्टिस करती थी। और एरोबिक्स आप जानते हो, जिम्नास्टिक, कैलिस्थेनिक, ये मुक्त हस्त व्यायाम होते हैं। ठीक है, इसके बारे में आपको आगे डिटेल में बताऊंगा, जब हम एरोबिक्स वगैरह सब पढ़ेंगे तब मैं ये आपको बताऊंगा। अब व्यायाम का चिकित्सा के रूप में क्षेत्र, ये कौन सा है दोस्तों? जो शारीरिक गतिविधियों के मैंने आपको 3 क्षेत्र बताया, पहला अपना खेलकूद क्षेत्र हमारा कंप्लीट हो गया, दूसरा हमारा व्यायाम का चिकित्सा के रूप में क्षेत्र। तो जैसे मैंने आपको बताया था, कोई मतलब कि खिलाड़ी रहता है, वो अगर चोट लग गई किसी दूसरे खिलाड़ी को, छोटी मोटी चोट, पैर में मुरझा गया, तो अगर वो वाकई में अनुभवी है तो खुद मतलब कि चटका कर सही कर देता है। ठीक है, आपके आसपास भी ऐसे कई मतलब कि बहुत पुराने लोग होंगे जो मसाज या रस्सी वगैरह बांध कर, ऐसे कपड़ा बांध कर पैरों की मोच सही करते हैं। ठीक है, आधारभूत व्यायाम, स्वच्छता को बनाए रखने के लिए प्रतिदिन किया जाने वाले व्यायाम, ये वो आधारभूत व्यायाम है जो हमारे मतलब कि डेली का रूटीन जो होता है हमारा। ठीक है, जो केवल इसलिए किए जाते हैं कि भाई हम स्वस्थ रहें, ये वह व्यायाम केवल इसलिए किया जाता है। और उपचारात्मक व्यायाम, जब फिजियोथेरेपी का प्रयोग करके हम किसी मांसपेशी का उपचार करते हैं। और सुधारात्मक व्यायाम से मतलब वही है दोस्तों कि हमारे शरीर में कोई विकृति आ गई है, वही मैंने बताया आपको, मोच वगैरह, तो उसको भी हम सही कर सकते हैं। तो ये चिकित्सा के में इसका उपयोग होता है। तीसरा जो था दोस्तों, इसमें था शारीरिक क्रिया क्या? आत्मरक्षा के लिए, सेल्फ डिफेंस के लिए आप इसका प्रयोग कर सकते हो, यौगिक क्रियाओं के लिए आप इसका प्रयोग कर सकते हो। ठीक है, बाकी दूसरा जो आता है वो है हमारा सामाजिक कार्यक्रम का क्षेत्र। तो इनमें ज्यादा, जैसे मैंने आपको बताया था, सामाजिक, आप किस क्षेत्र में मतलब कि सामाजिक कार्यक्रम कर सकते हो, तो खेलों का आयोजन आप कर सकते हो, आप एक क्लब की स्थापना कर सकते हो, मनोरंजन गृह की स्थापना कर सकते हो। इंट्रामुरल, एक्स्ट्रामुरल, ये मैं आपको बताऊंगा इंट्रामुरल एक्स्ट्रामुरल क्या होता है आगे, जहां आगे की यूनिट में हमको बताया गया है। ठीक है, तो यह सामाजिक कार्यक्रम का क्षेत्र है। तीसरा मैंने आपको बताया मनोरंजन एवं साहसिक गतिविधियां, शिविर, पिकनिक, टूर, लोक नृत्य, लोकगीत, माउंटेनिंग एवं ट्रेकिंग आदि। कैरियर संबंधित क्षेत्र कौन कौन से? शिक्षक, खेल प्रशिक्षक, व्यायाम प्रशिक्षक, खेल मैनेजर आदि।
और शैक्षिक एवं ज्ञानप्रद क्षेत्र, आप एक एनजीओ की स्थापना कर सकते हो, शैक्षणिक संस्थान की स्थापना कर सकते हो, खेल प्रशिक्षण केंद्र आदि चला सकते हो। ठीक है, तो ये हमारे शिक्षा के कुछ क्षेत्र हैं, शारीरिक शिक्षा के क्षेत्र हैं। अब बात करते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक, वर्तमान परिदृश्य में जो शारीरिक शिक्षा है, वर्तमान परिदृश्य में जो शारीरिक शिक्षा है उसका क्या योगदान है, क्या महत्व है। तो जैसे कि आप लोगों को सबको पता है दोस्तों, वर्तमान में एक इसका क्वेश्चन ही बताऊंगा मैं कि वर्तमान में, जिससे मैंने आपको सबसे पहले बताया था कि अर्थ की जब हमने बात करी थी कि शारीरिक शिक्षा का जो अर्थ है, तो वो मूल रूप से उसका अर्थ क्या था और आज वर्तमान में क्या अर्थ है। कल जब मैं आपके लिए ऑब्जेक्टिव लाऊंगा तो उसमें आपको ये बात क्लियर भी हो जाएगी। ठीक है, बात करते हैं, लेकिन आज हम वर्तमान परिदृश्य में शारीरिक शिक्षा का महत्व क्या है। तो वर्तमान परिदृश्य में केवल शारीरिक शिक्षा एक शारीरिक गतिविधियां ही नहीं, बल्कि उसके अंदर आने वाले जितने व्यापक बड़े क्षेत्र हैं उन सब क्षेत्रों को अच्छे तरीके से समझना। ठीक है, जैसे कि 21वीं सदी में शारीरिक शिक्षा मात्र एक शारीरिक प्रशिक्षण या बॉडी बिल्डिंग या खेल क्रियाकलापों को सामूहिक ड्रिल अथवा अकेले शारीरिक फिटनेस ही नहीं, ये आज एक बहुआयामी अनुशासन बन गया है। ठीक है, जैसे कि बहुआयामी अनुशासन का मतलब क्या है, हम मिलिट्री में या पुलिस सेना कहीं पर भी हम भर्ती होने के लिए जाते हैं तो हमें सबसे पहले चीज सिखाई जाती है क्या, अनुशासन। वहां पर हमें सामूहिक ड्रिल करना पड़ता है, सामूहिक ड्रिल नहीं कि सब लोग एक साथ मिलकर एक ड्रिल करते हैं। ठीक है, वो ड्रिल एक अनुशासन में ही होती है दोस्तों, वो ड्रिल भी एक शारीरिक शिक्षा का ही पार्ट है। ये नहीं कि ड्रिल को अपन और किसी का पार्ट बना सकते हैं, शारीरिक शिक्षा का ही ड्रिल पार्ट होती है। ठीक है, बॉडी बिल्डिंग और कोई सा भी खेल क्रियाकलाप, ये सब एक अनुशासन के अंतर्गत आते हैं, जो कि शारीरिक शिक्षा के अंतर्गत अनुशासन आता है। अब नई शारीरिक शिक्षा शरीर के माध्यम से निम्न शिक्षा पर बल देती है। नई शारीरिक शिक्षा से आशय क्या है दोस्तों, नई शारीरिक शिक्षा से आशय है हमारी वर्तमान की आधुनिक शारीरिक शिक्षा, वर्तमान शारीरिक शिक्षा। ठीक है, अब बालक का सर्वांगीण विकास, बालक का सर्वांगीण विकास, इस पर हमारी जो वर्तमान परिदृश्य की जो हम बात कर रहे हैं, वर्तमान परिदृश्य में क्या महत्व है, तो वर्तमान परिदृश्य में सबसे बड़ा जो महत्व है वो बालक का सर्वांगीण विकास, जो कि हमारा लक्ष्य है शारीरिक शिक्षा का। बालक का सर्वांगीण विकास, शारीरिक क्रियाकलापों के माध्यम से बालक का सर्वांगीण विकास होता है। इसमें सम्मिलित होने पर या भाग लेने पर उसे समय समय पर सामाजिक, नैतिक, मानसिक गुणों का प्रयोग करना होता है। अब अगर दोस्तों इसमें आ जाए, जैसे कि लक्ष्यों की बात कही थी, लक्ष्य व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास, उद्देश्य आ जाए सामाजिक, नैतिक, मानसिक गुणों का विकास। ठीक है, प्राकृतिक विकास, प्राकृतिक विकास से अर्थ है दोस्तों यहां पर बालक का विकास गर्भ से वृद्धावस्था तक प्राकृतिक प्रक्रिया है, लेकिन शारीरिक क्रियाकलापों से बालक जैसा चाहे वैसा बन सकता है। यानी कि आप देखते होंगे बालक जब पैदा होता है, ठीक है, गर्भावस्था में होता है, उसी समय से उसकी वृद्धि होने लगती है। ठीक है, तो गर्भ से लेकर वृद्धावस्था तक उसकी वृद्धि होगी, लेकिन आप देखते होंगे कुछ छोटी हाइट के रह जाते हैं, कुछ लंबी हाइट के हो जाते हैं, कुछ मोटे हो जाते हैं। लेकिन अगर वो नियमित रूप से शारीरिक गतिविधियां कर रहा है, वो जैसा बनाना चाहता है अपने आप को, कोई व्यक्ति अगर पतला दुबला वो जिम जाएगा, अगर वो चाहता है मेरे बाइसेप्स अच्छे हो जाए, मेरी हेल्थ हाइट अच्छी हो जाए, तो वो जिम में जाकर बना सकता है। ठीक है, लेकिन अगर जिसने काफी टाइम बाद अगर मतलब में समय निकल गया, जैसे कि किसी की हाइट मान लो 2-3 फीट रह गई है, और जिसके बाद अगर वो उसकी उम्र हो गई 25-26 साल, अब इसके बाद वो जा रहा है जिम, ठीक है, हाइट बढ़ाने के लिए, तो मुमकिन नहीं है, या वो साइकिलिंग कर रहा है हाइट बढ़ाने के लिए, ठीक है, तो मुमकिन नहीं है, या तैराकी कर रहा है हाइट बढ़ाने के लिए, तो मुमकिन नहीं है। एक उम्र रहती है सब चीजों की, तो उस उम्र के अनुसार अगर आप शारीरिक गतिविधि कर रहे हो तो आप में बदलाव जरूर आएगा। शारीरिक विकास, जीवन के अच्छे और सफल यापन में शारीरिक विकास का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। इससे आशा है दोस्तों, आप अगर एक शारीरिक फिट व्यक्ति हो, एक शारीरिक फिट व्यक्ति को आप अपने पास खड़ा कीजिए और एक किसी दूसरे व्यक्ति को आप अपने पास खड़ा कीजिए जो मतलब में नॉर्मल व्यक्ति है, या हाइट में छोटा है, या पतला दुबला है, तो उससे भी आपको फर्क पड़ेगा सामने वाले व्यक्ति पर। ठीक है, तो उसी की यहाँ पर बात की गई है। सामाजिक विकास, ईमानदारी, खेल भावना, मित्रता, भाईचारा, दूसरों का सम्मान, सहयोग, राष्ट्रभक्ति आदि सामाजिक गुणों का विकास भी इसमें होता है। ये हमारे सब सामाजिक विकास के उदाहरण है। ठीक है, सामाजिक विकास से आप मतलब अर्थ समझते ही हो। आत्मविश्वास का विकास, बालक अपने जीवन में कई तरीके के कठिन परिस्थिति से जूझना सीखता है, उसके लिए उसमें आत्मविश्वास का होना आवश्यक है। बचपन से लेकर वृद्धावस्था तक मान सकते हैं इसमें भी अपन,
कि जब मान लीजिए आप 5वीं क्लास में हो, फेल होने का डर, ठीक है, फेल होने का डर है, डर से आपने मान लीजिए कुछ गलत करने का सोच लिया कि अब मैं फेल हो जाऊंगा, माता पिता डांटेंगे, ऐसा कर दूं मैं। तो अगर आप शारीरिक गतिविधियां कर रहे हो, शारीरिक गतिविधियों में आपकी, तो आपका मानसिक स्तर इस तरीके का रहेगा, आप उस तरीके की सोच नहीं सकते हो, ठीक है। एक आप में आत्मविश्वास रहेगा, नहीं मैं पास हो सकता हूं, ठीक है। मतलब ये तो मैंने एक पढ़ाई से लेके बताया बात, लेकिन जब आप एक खेल खेल रहे हो, आप शारीरिक शिक्षा से अपन रिलेटिव रहते हैं, आप और मैं अगर मान लीजिए रेस लगा रहा हूं, तो आपके मन में भी एक ही विचार आएगा, नहीं मैं जीत जाऊंगा, और मेरे मन में भी यही विचार आ रहा है, नहीं मैं जीत जाऊंगा। तो दोनों व्यक्तियों के बीच में हमारा ये विचार आ रहा है आत्मविश्वास का, ठीक है। बौद्धिक विकास, जब बालक शारीरिक क्रियाकलाप करता है तो वह हर पहलू पर चिंतन करने के लिए उत्प्रेरित और उसके बौद्धिक विकास में बहुत सहायक होता है। आपको पता है शारीरिक गतिविधियां मानसिक विकास भी, मानसिक और बौद्धिक विकास भी करती हैं। चारित्रिक विकास, बालक के उत्तम विकास के लिए नैतिक गुणों का होना आवश्यक है, जैसे अनुशासन, ईमानदारी, टीम के प्रति वफादारी, ठीक है। ये आपको बात अच्छे से समझ में आ रही होगी, हमारे चरित्र को लेकर ये बात बताई गई है। नेतृत्व के गुणों का विकास, नेतृत्व के गुणों से मतलब है ये एक लीडरशिप प्रदान करती है, शारीरिक शिक्षा एक लीडरशिप प्रदान करती है। जैसे कि मान लीजिए कप्तान, ठीक है, तो वो कैसे पूरी टीम को हैंडल करना है, ठीक है, पूरा एक मतलब कि उसका, ये हम आगे जब नेतृत्व के गुण पढ़ेंगे तो उसमें अपन ये अच्छे से समझेंगे। बाकी एक आपको समझाने एक अच्छा नेतृत्व या अच्छे नेता के लिए, ठीक है, एक लीडरशिप का काम करता है, ठीक है। खाली समय का सदुपयोग, व्यक्ति अपने दैनिक क्रियाकलापों को करने के पश्चात विश्राम करना चाहता है, वे खाली समय का प्रयोग खेल और मनोरंजन में करता है, जिससे उसे खुशी मिलती है। अगर कोई व्यक्ति मतलब कि जैसे मैं काम से घर जाऊं तो थोड़ा थक जाता हूं, उस अवस्था में मैं चाहूंगा कि विश्राम करूं, लेकिन अगर मेरे पास मेरे घर के कोई बच्चे वगैरह कोई भी हैं, अगर मैं उनसे खेल रहा हूं, ठीक है, तो मुझे एक अलग तरीके की खुशी का अनुभव हो रहा है, ठीक है। तो मनोरंजन क्रिया जैसे मैंने आपको बताया शारीरिक शिक्षा का ही एक पार्ट है। सकारात्मक दृष्टिकोण का विकास, सकारात्मक दृष्टिकोण यानी कि एक पॉजिटिव थिंक आपकी किस तरीके की रहेगी कि खेल में भाग लेने वाले खिलाड़ी जीत या हार को शालीनता से स्वीकार करने, नियमों का पालन करने, व्यवहार तथा कठिन परिस्थितियों से जूझते हैं। जब हम कोई भी खेल खेलते हैं तो हम हार जाते हैं, हारने के बाद गुस्सा आ जाता है, ठीक है, लेकिन हमको शारीरिक शिक्षा, हमको शारीरिक गतिविधियां ये चीजें सिखाती हैं कि अगर हम हार गए तो हम हार अपनी स्वीकार कर लिए, ठीक है। तो वो एक शालीनता बनाने की और अपनी हार को स्वीकार करने की इस टाइप की मतलब कि अपने माइंड में बना देती है, सकारात्मक दृष्टिकोण बन जाता है हमारे दिमाग में। अब बात करते हैं दोस्तों शारीरिक शिक्षा एवं सामान्य शिक्षा के मध्य संबंध। ये हमारा यूनिट फर्स्ट का लास्ट टॉपिक है, ठीक है, यूनिट फर्स्ट का लास्ट टॉपिक है, जिसमें यह पूछा गया है शारीरिक शिक्षा एवं सामान्य शिक्षा के मध्य संबंध क्या है। शारीरिक शिक्षा और सामान्य शिक्षा, यहाँ पर शारीरिक शिक्षा का अर्थ जो हमने सीखा, शारीरिक शिक्षा का अर्थ क्या है, शारीरिक शिक्षा का अर्थ है शारीरिक गतिविधियों को क्रमबद्ध तरीके से सीखना, और शिक्षा का अर्थ क्या है कि किसी विषय वस्तु को क्रमबद्ध तरीके से सीखना, ठीक है। दोनों के अर्थ अलग अलग हैं, थोड़े डिफरेंट है, लेकिन दोनों के उद्देश्य लगभग एक ही हैं, ठीक है। किस तरीके से शारीरिक शिक्षा शिक्षा के क्षेत्र का अपरिहार्य अंग है, ठीक है। शारीरिक शिक्षा जो है वो शिक्षा के क्षेत्र का ही एक अंग है, जो व्यक्ति के स्वास्थ्य, सामाजिक, भावनात्मक और मानसिक विकास में योगदान देती है। जो ये शिक्षा है, शिक्षा का ही एक क्षेत्र है, कौन सा क्षेत्र है, वो है कौन सा, शारीरिक शिक्षा। और शारीरिक शिक्षा में हमको कौन कौन सी चीजें, स्वास्थ्य, सामाजिक, भावनात्मक और मानसिक विकास में योगदान प्रदान करती हैं, ठीक है। आधुनिक उच्च तकनीकी समाज में हम सामान्य शिक्षा व शारीरिक शिक्षा में संबंध की महत्ता को कम करके नहीं आंक सकते। अगर कोई व्यक्ति ये कहता है कि सामान्य शिक्षा और शारीरिक शिक्षा दोनों में मतलब काफी फर्क है, तो हम ये नहीं कह सकते, ठीक है, दोनों में इतना फर्क नहीं है। ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, इनके उद्देश्य और लक्ष्य एक ही मकसद की ओर बढ़ते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया। अब दोस्तों शारीरिक शिक्षा एवं सामान्य शिक्षा के मध्य स्थापित शारीरिक शिक्षा और सामान्य शिक्षा, इन दोनों के मध्य जो संबंध है उसको, ये तो मैंने आपको जो बताया था, ये एक आपको समझाने के लिए छोटी सी चीज, ठीक है, इतना ज्यादा कोई अंतर नहीं है इन दोनों शिक्षाओं में, वो मध्य संबंध बताया इसमें। लेकिन कुछ विद्वानों ने इनके अर्थ को
इनके इनके अर्थ या इनके मध्य बने हुए संबंधों को, इनके मध्य बने हुए संबंधों को समझाने का प्रयास किया। ठीक है, उनमें हमारे एक चार्ल्स बुकर, स्वामी विवेकानंद जी, फ्रोबेर, बुकवाल्टर एवं जेपी थॉमस नामक विद्वान आते हैं। और भी काफी सारे विद्वान हैं, इन्होंने अपनी अपनी अलग अलग परिभाषाएं दी हैं। अब ये परिभाषाएं मैं आपको यहाँ पर पढ़ा नहीं सकता, लेकिन परिभाषाओं को याद करने की मैं जरूर आपके लिए कुछ ट्रिक लाऊंगा। ठीक है, क्योंकि हमारे शारीरिक शिक्षा विषय में लगभग 300 से 400 परिभाषाएं, लेकिन हमको कम से कम 30 से 35 परिभाषाएं तो हमको याद करना ही पड़ेगा। और जो ये परिभाषाएं हैं, यही परिभाषा जो शारीरिक शिक्षा और सामान्य शिक्षा के मध्य संबंध दर्शाती हैं, इन्हीं की परिभाषाएं किसमें भी हैं, जो शारीरिक शिक्षा के मतलब शारीरिक शिक्षा की परिभाषाओं के लिए भी है। ठीक है, मतलब ये संबंध के लिए भी है और शारीरिक शिक्षा के लिए भी है। और ये और हमारे विद्वान है शारीरिक शिक्षा से संबंधित परिभाषाएं, जेफ विलियम्स, निक्सन, एडवर्ड हिचकॉक, क्रोजन, ए.आर. बेमन, एच.सी. प्लूटो, डॉक्टर परमेश्वरराव, महात्मा गांधी, इन सब विद्वानों ने भी अपनी अपनी शारीरिक शिक्षा को लेकर परिभाषाएं दी हैं। तो आज की क्लास शारीरिक शिक्षा के अर्थ, परिभाषा, लक्ष्य, उद्देश्य और क्षेत्र को लेकर थी दोस्तों। तो आज की क्लास हम बहुत शालीनता से, हमने बहुत आराम से और जल्दबाजी के साथ जल्दबाजी और आराम शांति के दिमाग के साथ हमने कंप्लीट की है। और आपको उम्मीद है समझ में आ गया होगा। और ये पीडीएफ आपको मिल जाएगी। इस पीडीएफ को लेने के लिए आप हमारे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे AMPPTI लिखकर आप संपर्क कर देना। ये नंबर है दोस्तों, इस नंबर पर आप लिख देना AMPPTI, तो आपको इसकी पीडीएफ भी उपलब्ध करवा दी जाएगी। ठीक है, और बाकी इसमें किस तरीके के क्वेश्चंस बनते हैं इसके बारे में मैं आपको कल बताऊंगा। ठीक है, थैंक यू दोस्तों।